हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे बेसिक्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंट क्या है, एसी क्या है, डीसी क्या है, कैसे फ्लो करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मतलब सरकना। तो सरकने की वेलोसिटी। करंट क्या होता है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। और कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसी बॉडी है जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स हों, ऐसे चार्ज पार्टिकल हों जो फ्री टू मूव हों, जो फ्री टू ट्रेवल हों। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, कहां से कहां? पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड, और नेगेटिव फ्लो करता है लो टू हाई। और अगर मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो चार्जेस दोनों फ्लो करते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में फ्लो करता है और पॉजिटिव चार्ज होल्स की फॉर्म में फ्लो करता है। होल इज नॉट अ पार्टिकल बट एम्प्टी स्पेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनीवे दोनों चार्ज तो फ्लो कर रहे हैं कि नहीं? तो इन चार्जेस के फ्लो करने की एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी हम बात करेंगे? मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम लेके एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी भी चार्ज कैरियर के लिए हो सकती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स भी हो सकती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती है। हाँ, मेटेलिक कंडक्टर के केस में दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगी, बिकॉज हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अगर उठ के यहां से इधर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की साइड पे होल क्रिएट हो जाता है। होल इज एम्प्टी स्पेस वेकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल एंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड की ओर ट्रेवल करते हैं। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर फ्लो करेगा। तो आप हाई पोटेंशियल एंड भी कह सकते हैं, पॉजिटिव एंड भी कह सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल एंड कहें या पॉजिटिव एंड कहें, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन 1 की वेलोसिटी v1, इलेक्ट्रॉन 2 की v2 एंड सो ऑन अप टू vn। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग है, v1 v2 v3 सो ऑन। सबकी वेलोसिटीज को ऐड करो, डिवाइड बाय n कर दो, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि इनकी एवरेज होगी कि नहीं, तो सबकी वेलोसिटीज की एवरेज लो, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं उस वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू आएगी, दैट एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v विद द सबस्क्रिप्ट d, राइट? तो सपोज मेरे सामने एक मेटेलिक कंडक्टर, मान लीजिए एक वायर है, एक मेटेलिक कंडक्टर हमने रखा है ये सामने। अभी तक हमने इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट नहीं की, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना करें, सो विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो करंट कितना होना चाहिए? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट कितना होता है? जीरो। यस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर करंट जीरो है, या ऐसा कहो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो है। अगर करंट जीरो तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। अब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम का जो ऑर्डर रहता है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले भी डिस्कस किया था मैंने पिछले चैप्टर में भी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो 10 टू द पावर 29 इज अ वेरी लार्ज नंबर। आप ऐसा मान लीजिए कि इसके अंदर एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। अब उसको अगर आप धक्का देंगे तो ट्रेवल करेगा, नहीं तो वो ट्रेवल नहीं कर रहा। बट सवाल ये कि क्या ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रेस्ट में होंगे? ठीक है, एक एंड की ओर तो नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, नेट फ्लो जीरो है, बट ये सभी रेस्ट में नहीं होंगे। इनके पास इनकी रैंडम थर्मल वेलोसिटीज है, रैंडम मोशन में होंगे। कैसे मोशन में होंगे? रैंडम मोशन में होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है। अगर आप एक मेटेलिक वायर, कोई मेटेलिक पीस, कोई कॉपर की वायर लाके यहां रखोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी रेस्ट पे नहीं है, वो अभी भी मोशन में है। बट वो मोशन कैसा है? रैंडम मोशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, आगे कोलिजन हुई या पॉजिटिव आयन या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर कोलिजन के बाद इधर आ गया, यहां से अगली कोलिजन के बाद इधर रिबाउंड हुआ, फिर इस कोलिजन के बाद ये इधर आ गया, इस कोलिजन के बाद इधर आया, इस कोलिजन के बाद इधर आया। तो इस तरह के पाथ के लॉन्ग ये
ट्रेवल कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कब? जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, जब आपने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सच अ मोशन इज सेड टू बी रैंडम मोशन। हाँ, रैंडम थर्मल मोशन इसको क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है? मोशन वाली एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और आपने पढ़ा टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो हीट की वजह से जैसे जैसे कंडक्टर गर्म होगा तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये रैंडम मोशन इनका बढ़ेगा। ये इनका रैंडम मोशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर कम करेंगे, कंडक्टर को ठंडा करेंगे, तो ये जो रैंडम मोशन है ये रैंडम मोशन कम होता जाएगा। ये रैंडम मोशन जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आ जाएं, 0 केल्विन पे, विच इज नियरली इम्पॉसिबल टू अटेन। ठीक है, तो अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे हमेशा रैंडम मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? रैंडम मोशन होगा। उसे हम रैंडम थर्मल मोशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम वेलोसिटीज हैं वो हैं u1, u2 सो ऑन अप टू un। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की u1, सेकंड इलेक्ट्रॉन की u2, और अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अप टू un। ये इन सब की रैंडम थर्मल वेलोसिटीज हैं। क्या हैं? रैंडम थर्मल वेलोसिटीज। एक चीज बिल्कुल आपने ध्यान देनी है बेटा, यहां पे आपने सुना होगा फ्री पाथ। बेटा ये सारे कंसेप्ट वही हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आपने पढ़े थे। फ्री पाथ वहां पढ़ा था, रिलैक्सेशन टाइम आपने पढ़ा था। फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ इज द पाथ ट्रेवल्ड इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन लगातार ट्रेवल करते हुए कोलाइड कर रहा है, तो एक कोलिजन से लेकर दूसरी कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। दैट पाथ इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। हाँ, तो याद रखिएगा, फ्री पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब? जब तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया। सिर्फ रैंडम थर्मल मोशन की बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो कैसे पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यहां आया, इधर टकराया, टकरा के फिर इधर गया, फिर टकरा के इधर आया, लेकिन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, टकराया, टकरा के पाथ बदल गया तो बात अलग है, लेकिन फिर अगला पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही। तो याद रखिएगा, फ्री पाथ हमेशा कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज फ्री पाथ? पाथ इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, वैसे बेटा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम जिसके दौरान ये रिलैक्स कर रहा था। रिलैक्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आराम कर रहा था, रेस्ट पे था। रेस्ट पे नहीं था, जब इसने कोलिजन नहीं सफर की, मतलब टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक कोलिजन हुई, यहां से इधर ऊपर जा रहा है, ऊपर दूसरी कोलिजन हुई, तो एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो रिलैक्सेशन टाइम क्या? टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 का रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, इलेक्ट्रॉन 2 का τ2 एंड सो ऑन अप टू τn। टाउ से डिनोट करते हैं बेटा, ये टाउ वही सिंबल जो आप टॉक के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी के रिलैक्सेशन टाइम की अगर एवरेज निकालें तो वो क्या होगा? τ1 प्लस τ2 सो ऑन अप टू τn अपॉन n। तो उसको हम सिंपली टाउ से डिनोट करेंगे। तो अगर सिर्फ टाउ लिखा हुआ है तो ये किसी एक का रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, सबके रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी रैंडम थर्मल वेलोसिटीज है u1, u2 सो ऑन अप टू un। इन सब की रैंडम वेलोसिटीज का सम जीरो होगा, नेट मोशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है करंट जीरो है। अगर नेट फ्लो होता इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, तो पक्की बात है करंट होता, बट देयर इज नो नेट फ्लो। नेट फ्लो नहीं है। मतलब क्या हुआ कि बीच की कोई क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले लूं, यहां पे सपोज यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं, कोई एक क्रॉस सेक्शन है, अगर किसी एक टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई सपोज इधर जा रहा है, तो पक्की बात है 4 इसके ऑपोजिट भी जा रहे होंगे। एक इधर आ रहा होगा, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के अलोंग नेट फ्लो कितना होगा? किसी भी एक टाइम पे जीरो। यहां पे ऐसा कह लीजिए कि इन सबकी वेलोसिटीज का वेक्टर सम जीरो होगा। रैंडम थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम जीरो होगा। अगर वेक्टर सम जीरो है तो डिवाइड बाय n करोगे, वो भी जीरो होगा। तो याद रखिएगा, एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑलवेज जीरो। u एवरेज इज ऑलवेज जीरो। एवरेज वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज जीरो। ये याद रहेगा आपको, u1, u2 प्लस u3 सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n इज जीरो। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, मोशन कैसा था? रैंडम मोशन था, रैंडम थर्मल वेलोसिटीज थी। इन सभी रैंडम थर्मल वेलोसिटीज की एवरेज जीरो होगी। इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया जाता है? दोनों एंड्स के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया v।
जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोगे v, मान लो कंडक्टर की लेंथ है l, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, लेंथ l है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाना चाहिए, v by l, dv by dr वाले फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इस कंडक्टर के अंदर विद इन द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, राइट। अब बेटा फील्ड क्या काम करता है, फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है -e, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए, ऑपोजिट टू द फील्ड, इजंट इट। फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये फोर्स इधर एक्ट करेगी, और फोर्स क्या होती है, Q इंटू ई। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे बराबर फोर्स लगाएगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए फील्ड सेम है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है। वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू क्या है, -e इंटू ई। चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस साइन लगाना जरूरी है। माइनस साइन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स कहां एक्ट कर रही है, ई के ऑपोजिट। तो जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, उसने ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे इन सब पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी। अब यहां याद रखिएगा, यहां पाथ इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पैराबोलिक पाथ हो सकता है। मान लीजिए यहां आपने पॉजिटिव और यहां नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा था तो इस पे फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा। अब यहां से कोलिजन के बाद मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था तो फोर्स इधर एक्ट कर रही थी, इसका पाथ ऐसा हो गया। अब यहां पर कोलिजन हुई तो सपोज ये इधर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर से फोर्स इधर एक्ट कर रही है, फिर इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया तब तक फ्री पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद फ्री पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये कर्व्ड ट्रेजेक्टरीज होंगी। ज्यादातर केसेस में पैराबोलिक होंगी बट डेविएट भी कर सकती हैं, कर्व्ड ट्रेजेक्टरीज होंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया बेटा आपको, ट्रेजेक्टरीज कैसी होंगी, कर्व्ड, राइट। ओके, कब, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आपको मिल गई और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता हो, तो क्या आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन पे कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है। एक्सेलरेशन होगी फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितनी थी, -e इंटू ई डिवाइड बाय मास करोगे तो हर इलेक्ट्रॉन पे इतनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, हर इलेक्ट्रॉन पे इतनी एक्सेल। तो धीरे धीरे हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन में था, धीरे धीरे वो रैंडम मोशन अब भी है, लेकिन रैंडम के साथ एक नया मोशन एक्वायर किया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुए, पाथ कर्व्ड होने लगा, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। पहले नेट मोशन 0 था, बट अब नेट फ्लो कहां को होगा, इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एंड नेट फ्लो। रैंडम अब भी है बट थोड़ा सुपर इंपोज हो गया एक्सेलरेशन की वजह से, थोड़ा एक्स्ट्रा मोशन इन्होंने एक्वायर किया इस डायरेक्शन में, राइट। तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन आई। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, v क्या होता है, u प्लस a इंटू टी। अब कितनी देर के लिए ये एक्सेलरेट हुआ, देखिए ये यहां से एक्सेलरेट हुआ, इधर आने लगा, तभी अगली कोलिजन होगी। कोलिजन हुई किसके साथ, वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन के साथ। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो सभी एटम, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें पॉजिटिव आयन कहलाएंगे, वो अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ, ये आयन वाइब्रेट कर रहा था, इसने इसको पकड़ लिया, तभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोबारा छुड़ाया, ऐसा कि ये बैटरी ने धक्का मार के दोबारा छुड़ाया, आगे गया, फिर आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन ने इसको पकड़ लिया। तो मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ कितनी देर के लिए एक्ट कर रही है, सिर्फ उतने टाइम के लिए एक्ट कर रही है जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, जब तक अगली कोलिजन नहीं हुई। दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो याद रखिएगा एक और चीज बेटा, रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर रहता है दैट इज 10 टू द पावर -14 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतनी ज्यादा कोलिजन्स हो रही हैं, 10 टू द पावर 14 कोलिजन्स पर सेकेंड। सो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कब तक एक्ट कर रही है, कब तक इसको स्पीड अप करवा पा रही है, जब तक कि अगली कोलिजन नहीं हुई, रिलैक्सेशन टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, ये आप अपने इसमें नोटबुक में लिख सकते हैं। Because of this acceleration, all the free electrons acquire some velocity in the direction of, opposite to the direction of field या towards high potential end, which last as long as, या ऐसा लिख लीजिए उसके बाद, the velocity acquired is lost soon after suffering next collision।
Electrons acquire velocity because of this acceleration, and this acquired velocity is lost again due to collision with vibrating positive ion on the way. That means electron experience acceleration only for a period in between two successive collisions. That means electron experience acceleration only for the relaxation time. तो relaxation time को tau से denote कर रहे हैं, तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन 1 का relaxation time अगर tau 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 पे वेलोसिटी कितनी होगी v1 u1 प्लस a इंटू tau 1, v2 इलेक्ट्रॉन 2 की वेलोसिटी u2 प्लस a इंटू tau 2, isn't it? हाँ, a सबके लिए सेम है, रिलैक्सेशन टाइम अलग है, tau 1 tau 2 अप टू tau n, इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटीज अलग है, सो ऑन अप टू vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू tau n। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सबकी वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी, v1 v2 v3 सो ऑन अप टू vn गिवन बाय दीज रिलेशंस। v1 is u1 plus a tau 1, v2 is u2 plus a tau 2, v3 is u3 plus a tau 3, so on up to vn which is un plus a into tau n। समझ आई बात? ऑलरेडी रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन है और ये एक्सेलरेशन है, कितनी देर के लिए एक्ट कर रही है, इस टाइम के लिए। ठीक है, इन सबको ऐड करो और n से डिवाइड कर दो बस सिंपली। तो लेफ्ट साइड पे आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n, एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय n, व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी। सो लेफ्ट साइड पे आ गया v1 प्लस v2 सो ऑन अप टू vn अपॉन n। ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट टर्म्स को अलग से u1 प्लस u2 सो ऑन अप टू un अपॉन n, सबकी सेकेंड टर्म में a कॉमन है, a कॉमन लेके रखा, अंदर क्या बचा tau 1 प्लस tau 2 सो ऑन अप टू tau n डिवाइडेड बाय n, राइट। अब देखिए ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 2 में ये कहा था कि एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। तो राइट साइड में फर्स्ट टर्म होगी 0, सेकेंड टर्म होगी a इंटू, देखिए यही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 सो ऑन अप टू tau n अपॉन n। तो इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख रहे हैं, टाउ। नाउ दिस टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अच्छा, तो ये फर्स्ट टर्म 0 होगी और लेफ्ट साइड को देखिए सबकी वेलोसिटीज की एवरेज, इसी को तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं कि नहीं। तो vd की एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, दैट इज एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज माइनस e अपॉन m। आप चाहें तो इस इक्वेशन का रेफरेंस दे सकते हैं नंबर 3, यहां पे आप रेफरेंस दे सकते हैं इस स्टेप के बाद फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। तो ये आ गया यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हमने a की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस e टाउ अपॉन m। स्मॉल e रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, e रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये स्मॉल e और m तो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे सेम कंडक्टर के अक्रॉस, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाओगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम कम करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे सरकेंगे। रिलैक्सेशन टाइम कैसे बदला जा सकता है बेटा? टेम्परेचर बदल के। टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडम एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगी, जब जल्दी जल्दी कोलिजन होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो हाइयर टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जानी चाहिए, राइट। समझ आई ये बात? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है, रैंडम थर्मल वेलोसिटीज का ऑर्डर रहता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 लाख मीटर पर सेकेंड। सोचिए, आइदर 1 लाख मीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं या 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 किलोमीटर, एक सेकेंड में जम्मू टू पठानकोट बाय रोड, एक सेकेंड के अंदर। सोचिए कितनी हाई वेलोसिटी है। तो ये होती है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। रैंडम थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर ये रहता है। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत ही कम है। दिस इज 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली ऑर्डर 10 टू द पावर -5 का ही रहता है, बट हाइयर साइड पे भी आ जाए 10 टू द पावर -4, दैट इज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड।
रैंडम मोशन की वेलोसिटी बहुत हाई है, ये याद रखिएगा, लेकिन जब एक डायरेक्शन में सरकते हैं तो बहुत धीरे 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 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर के लिए 10 सेकेंड, सोचिए 1 मिलीमीटर के लिए 10 सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 सेकेंड्स लगेंगे, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड सिर्फ 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए, राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हम भाई स्विच ऑन करते हैं तो फैन इमीडिएटली ऑन हो जाता है, एलईडी इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली ऑन हो जाता है, लेकिन स्विच से लेके उस बल्ब तक आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए तो कई घंटों का वक्त चाहिए, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है। तो फिर ये फैन बल्ब इमीडिएटली कैसे स्विच ऑन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा बेटा, पूरी की पूरी वायर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, सिर्फ वो ट्रेवल नहीं कर रहे थे। जैसे ही स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो गया पूरी वायर के अक्रॉस, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं है बेटा कि स्विच का फ्री इलेक्ट्रॉन बल्ब तक पहुंचेगा तो ही बल्ब ग्लो करेगा, ऐसा नहीं है। पूरी वायर में ऑलरेडी फील्ड है, स्विच वाला तो पता नहीं कब पहुंचेगा, लेकिन आगे भी फील्ड है ना। ये ठीक वैसा ही है, मान लीजिए बहुत दूर एक आपके घर पे वाटर सप्लाई आ रही है, ट्यूबवेल है, ओवरहेड टैंक है, आपके घर तक एक पाइप बिछी है, पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है। अगर पूरी पाइप के अंदर पानी भरा है लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है, पीछे से वॉल्व बंद है, जैसे ही वॉल्व खोलोगे इमीडिएटली पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी भरा हुआ था। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन किया, पूरी वायर, पूरे कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये ट्रेवल करना स्टार्ट हो गए। दैट इज व्हाई करंट इज इंस्टेंटेनियस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने की स्पीड क्या होती है? ये वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर। तो अगर आपके पास 3 लाख किलोमीटर लंबा कंडक्टर भी है, ये दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तो लेस देन अ सेकेंड के अंदर पूरे 3 लाख किलोमीटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो जाएगा, राइट। सो लेस देन अ सेकेंड के अंदर पूरे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर लंबे कंडक्टर के अंदर। रैंडम वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत हाई है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर पर सेकेंड। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत ही कम है। अब रही बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होगी, एसआई यूनिट, बट एसआई यूनिट बहुत लार्ज है, चूंकि हम कई बार सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं, बट एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बेटा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगले टॉपिक से बेटा मोबिलिटी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं और फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, राइट। सो नोट कीजिए, ऑल द बेस्ट। हाँ जी बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने अभी अभी समझी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब अगला कंसेप्ट है हमारे सामने, दैट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी क्या चीज़ है बेटा? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल म्यू से। मोबिलिटी को फंडामेंटली अगर आप समझना चाहें बेसिक लेवल पे, तो दैट इज एबिलिटी टू मूव। देखो, फ्री चार्ज कैरियर होंगे, अगर चार्ज कैरियर मूव करेंगे तभी तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब चार्ज कैरियर कितनी आसानी से मूव करेंगे, जितनी जल्दी मूव करेंगे, जितनी आसानी से मूव करेंगे, इतनी उस कंडक्टर की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। आई एम सॉरी, कंडक्टर की मोबिलिटी नहीं, मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स की, उस कंडक्टर के अंदर हर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अपनी अपनी फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर? अब आई बारी इसको बेटा मैथमेटिकली डिफाइन करने की। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। देखो, करंट फ्लो कराने के लिए हमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना पड़ता है, जैसा यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। एक एंड ये पॉजिटिव एंड है, ये एंड नेगेटिव एंड है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करेंगे तो ही चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, तो ही वो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 कंडक्टर्स हैं आपके पास अलग अलग, दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेटअप करते हैं। अब किसी एक के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम अप्लाई किया 2 कंडक्टर्स के अंदर हमने, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम अप्लाई किया 2 कंडक्टर्स के अंदर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसके अंदर ज़्यादा होगी, पक्की बात है उसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए हमने मैथमेटिकली इसको बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कि अगर आप 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मेंटेन करते हैं, तो जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतनी क्या होगी इनकी मोबिलिटी, राइट। सो इसलिए मोबिलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास Vd/E। हाँ, यहाँ पे सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज हम डिस्कस करेंगे। मोबिलिटी की कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा, मोबिलिटी स्केलर क्वांटिटी है। सो इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ Vd/मैग्नीट्यूड ऑफ E।
वीडी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी अभी पिछले पार्ट में डिराइव किया, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। हाँ साइन नेगेटिव था, यहाँ साइन यूज़ नहीं करेंगे, डिवाइड बाय ई करोगे तो देखो बेटा ये ई और ये ई कैंसल आउट हो गए। तो फाइनली मोबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, दैट इज ई टाउ अपॉन एम। ई बाय एम तो फिक्स्ड होगा, देखो हर कंडक्टर के लिए ई बाय एम, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो फिक्स्ड होंगे। बचा क्या, टाउ। तो मतलब किसी एक कंडक्टर के लिए टाउ ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, टाउ कम होगा तो मोबिलिटी कम होगी। और टाउ मैं अभी अभी बता चुका हूँ, रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगी, जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा कि नहीं। सो हाइयर टेम्परेचर पे उसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि टाउ कम हो जाएगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे मोबिलिटी ज़्यादा होगी, कंडक्टर जितना ठंडा होगा उतना आराम से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, ठीक है। एनीवे फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, ई टाउ अपॉन एम। कई बार बुक्स में इसको ई की जगह क्यू भी लिखा होता है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, किसी और चार्ज कैरियर की हम बात करें तो हम सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। हाँ कॉमन यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि मीटर बहुत लार्ज हो जाती है। अभी अभी बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो है वो बहुत ही कम रहता है, ऑफ द ऑर्डर 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। So that is why centimeter square per volt per second is a unit which is used most commonly. अब ये देखो VD की यूनिट क्या होगी, VD की यूनिट मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए कि नहीं। तो ये मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम जानते हैं वोल्ट पर मीटर है। सो वोल्ट पर मीटर, ये मीटर ऊपर जाएगा तो ऊपर मीटर का स्क्वायर हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में वोल्ट रहा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड तो है ही है। तो इस तरह से इसकी यूनिट आ गई, राइट। सो दिस वाज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, राइट। अब मोबिलिटी के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम करंट डेंसिटी पे। नाम ही काफ़ी है, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। जे इज करंट अपॉन एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब भी ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो अगर ये ए है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है लेट अस से आई, तो आई डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगी, करंट डेंसिटी। और कॉमन सेंस की बात है, इसकी अगर हम यूनिट लिखें तो इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए, 1 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होगी, ठीक है। हाँ बेटा, तो एक चीज़ और, करंट डेंसिटी जो है वो स्केलर नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ तो करंट को हम लिख सकते हैं जे इंटू ए, अगर जे आई अपॉन ए है। यहाँ तक ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज लिखे हैं, बट अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना हो तो जे भी वेक्टर है और एरिया को भी हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, एरिया वेक्टर। तो तब करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट। और हम जानते हैं करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंस करंट इज स्केलर तो पक्की बात है ये जे और ए का प्रोडक्ट तो है ही है, बट कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज ये एरिया वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज जे वेक्टर, तो इनका डॉट करेंगे तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो जे डॉट ए क्या होना चाहिए, जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज करंट डेंसिटी। तो आई होप करंट डेंसिटी आपको क्लियर हो गया होगा और याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट नॉर्मल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम नॉर्मल एरिया लेंगे फिर हमें डॉट प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एरिया नॉर्मल नहीं ले रहे तो फिर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। आगे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा ना, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में पक्की बात है कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर वो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू NeAVD। अभी इसको डिराइव भी करेंगे आगे, बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। I इज इक्वल टू NeAVD। नाउ व्हाट इज N हेयर, N इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में इस नंबर डेंसिटी का ऑर्डर 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब रहता है, ये भी पिछले पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ट्रेवल कर सकते हैं, उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये तो आपको याद होगा।
So what is N? N is number density of free electrons, that is number of free electrons per unit volume, per मीटर क्यूब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, N हो गया। E तो आपको पता ही है, E is just charge of an electron, E is charge of an electron। A, what is A? A is area of cross section, ये जो इसका area of cross section of the conductor है, that is A, area of cross section is A। And what is VD? VD is drift speed या drift velocity। तो हम ये मान के चलते हैं बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर इधर ट्रेवल कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि ये कांस्टेंट नहीं है हर एक के लिए, बट हम मान के चल सकते हैं कि इसको ये कांस्टेंट है। तो चलिए बेटा चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है Vd। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है -e, ये ट्रेवल कर रहा है इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर। तो इमेजिन करते हैं, लेट्स इमेजिन अ कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L in which a current I is flowing, and let us imagine that drift velocity of electrons is Vd। So what is the total number of free electrons? पहले ये कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल n क्या था बेटा? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल N क्या होना चाहिए? स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। अच्छा, कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ होना चाहिए कि नहीं? यही तो होगा इसका वॉल्यूम। तो NaL ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो फ्री हैं, जो घूमने, जो ट्रेवल करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की ओर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं टोटल चार्ज कैरिड बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, टोटल नंबर N है, तो N इंटू E हो जाएगा। सो N इंटू E मतलब स्मॉल n AL इंटू E, स्मॉल n AL हो गया कैपिटल N इंटू E कर दो, तो यह आ गया टोटल चार्ज कैरिड बाय ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें चाहिए करंट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कैसे डिटर्मिन करेंगे? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करता है, तो देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है। हर एक इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइम लगेगा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि Vd सबके लिए कांस्टेंट है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को बराबर वक्त लगेगा एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रेवल करने के लिए। अब ये लेंथ अगर पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ अगर L है और ड्रिफ्ट स्पीड Vd है, तो टाइम L अपॉन Vd होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस ठीक है, टाइम भी हमें मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। चार्ज हमारे पास था जिसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। सिंपली डिवाइड कीजिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो बस ये वैल्यू उठाई NaLe, इसको डिवाइड कर दिया L अपॉन Vd से। तो देखिए L और L कैंसिल आउट हो गए, आपके पास रिलेशन आ गया NaVd, जो रिलेशन हम डिराइव करना चाहते थे, जो शुरुआत में हमने कहा था कि ये रिलेशन हम डिराइव करने वाले हैं, डायरेक्टली मैंने आपके सामने लिखा है। सो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है? करंट इज ऑलवेज इक्वल टू NeAVd। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, राइट। तो इसी के बेसिस पे अब हम करंट डेंसिटी भी बता सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगी? हम जानते हैं करंट डेंसिटी, अभी भी हमने कहा था करंट अपॉन एरिया। तो इस I को अगर आप एरिया से डिवाइड करो, यहाँ पे एरिया से डिवाइड करके देखो, A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास? दैट इज जस्ट सॉरी नॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी NeVd। सो करंट है NeAVd, करंट डेंसिटी है NeVd। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।